सुरेश अपने दोस्त अशोक की बीवी को घोड़ी बनाकर उसकी चीखें निकाल रहा होता है। वे दोनों घुड़सवारी में इतने व्यस्त होते हैं कि घर का दरवाजा बंद करना ही भूल जाते हैं। अशोक, जो अपना मोबाइल घर पर ही भूल गया था, वह मोबाइल लेने वापस घर पर आता है। अशोक जैसे ही घर में दाखिल होता है, उसे कुछ आपत्तिजनक आवाजें सुनाई देती है। आ ओ, जोर से सुरेश, और जोर से। अशोक फौरन अपने रूम में दाखिल होता है। वो रूम में जो देखता है, उसे वह अपनी पूरी जिंदगी तक नहीं भूल सकता था। रूम में वह अपनी पत्नी को घोड़ी बने हुए देखता है और उसका दोस्त सुरेश उसकी पत्नी की लगाम खींच रहा होता है। ये देखकर मानो सुरेश की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने दोस्त अशोक को पीटने लगता है और पंचायत जाने की धमकियां देने लगता है। पंचायत का नाम सुनते ही सुरेश की रूह कांप जाती है। वह फौरन अशोक के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। अशोक भाई, तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम पंचायत मत जाओ। अगर तुम पंचायत में जाओगे तो पूरे गांव में मेरी बदनामी होगी। लोग मेरे परिवार के ऊपर थूकेंगे। ये सुनकर अशोक थोड़ी देर तो चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में एक ही चीज चल रही होती है, बदला। वह गुस्से से सुरेश से कहता है, जैसे खून का बदला खून होता है, वैसे ही इज्जत का बदला इज्जत होता है। तूने जैसे मेरी बीबी के साथ संबंध बनाए हैं, मैं भी तेरी बीबी के साथ संबंध बनाऊंगा, तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। ये सुनकर सुरेश को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं था। वह अशोक की बात मान लेता है। सुरेश फौरन अपने घर जाता है और अपने पत्नी रेखा को सारी बातें बता देता है। पहले तो रेखा उसकी बात मानने से इनकार कर देती है, लेकिन सुरेश उसे पीटने लगता और तलाक देने की धमकियां देने लगता। बेचारी रेखा बहुत सीधी होती है। वह अंत में सुरेश की बात मान लेती है। अशोक रेखा को उसके पति के सामने नग्न कर देता है और उससे संबंध बनाने लगता है। संबंध के दौरान रेखा को बहुत दर्द हो रहा था। वह चीखती चिल्लाती, लेकिन सुरेश चुपचाप उसे रोते हुए देखता रहता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपका एक और रोमांचक वीडियो में। दोस्तों, आज की ये घटना दो ठरकी दोस्तों के बीच होती है, जो एक दूसरे की बीबी के साथ गैर संबंध बनाते हैं। उनमें से एक औरत गहना तो पहले से ही अपने पति के दोस्त से प्यार करती थी, मगर वहीं दूसरी औरत रेखा के साथ उसका पति का दोस्त अशोक जबरदस्ती संबंध बनाता है। रेखा अपने ऊपर हो रहे शारीरिक शोषण का बदला लेना चाहती थी, लेकिन रेखा का मर्डर हो जाता है। पर दोस्तों, ट्विस्ट की बात यह होती है कि अशोक ने रेखा का मर्डर नहीं किया था। हालांकि अशोक का तो खुद मर्डर हो जाता है। तो फिर आखिर इन दोनों के मर्डर के पीछे कौन था? क्या सुरेश और गहना इन दोनों को मार दिए थे? क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे। शायद यही वजह रही होगी कि उन दोनों ने अपने अपने पति पत्नियों को मार दिया हो। अगर आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत है। उन दोनों का इन मर्डरों से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। तो फिर सवाल ये है दोस्तों कि आखिर अशोक और रेखा का मर्डर किसने किया? गुनहगार का क्या रिश्ता रहा होगा अशोक और रेखा के साथ? जानिए ये पूरी बात इस वीडियो में। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, ये घटना आज से तकरीबन 30 साल पहले की है। साथियों, अगर आपको पता हो तो उस दौर में ज़्यादातर गांव में पंचायतें हुआ करती थी और गांव के हर छोटे बड़े फैसले पंचायत में ही लिए जाते थे। झाड़ग्राम भी उनमें से ही एक था। हालांकि वहाँ पुलिस चौकी तो थी, लेकिन गांव से 10 किलोमीटर दूर थी। इसलिए गांव के हर फैसले वहाँ का सरपंच सुखीराम ही लेता। इसी गांव में अशोक और सुरेश नाम के दो दोस्त भी रहते थे। उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे दोनों बचपन से ही साथ थे और अब उन दोनों का एक छोटा सा सब्जी का दुकान भी था, जहां वो दोनों साथ बैठते थे। अशोक की बीवी गहना बहुत सुंदर थी, मगर वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। अशोक का शरीर हष्ट पुष्ट था। वो अपने मूंछों का ताव देता हुआ सारा गांव घूमता, मगर अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। गहना बेहद ही जवान और सुंदर थी, लेकिन क्या फायदा ऐसी जवानी का जब उसका पति ही उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। साथियों,
जवानी पानी की तरह होती है। आप उसे कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, लेकिन वो अपने बहने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। दोस्तों, गहना के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसे लगा कि उसकी पति की बीमारी समय के साथ ठीक हो जाएगी, लेकिन साल बढ़ते गए उसकी पति की मर्दानगी नहीं बढ़ी। गहना की जवानी अब उसे बहुत सताने लगी थी। अंत में उसने अपने पति के दोस्त के साथ ही संबंध बनाना शुरू कर दिया। सुरेश अक्सर अशोक के घर आया करता था। वो उन लोगों के साथ बैठता, चाय की चुस्कियां लेता और बातें करता। अशोक भी कभी कभार उन कहानियों का हिस्सा होता, लेकिन गहना को सुरेश का साथ अच्छा लगता है। वो घंटों सुरेश से बातें करती थी। गहना धीरे धीरे सुरेश की तरफ खिंचाव महसूस करने लगती है, पर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब गहना की जवानी उस पर हावी हो जाती है। आए दिन की तरह उस दिन भी सुरेश अशोक के घर चाय पीने आता है, लेकिन कुछ दिनों पहले से ही अशोक को एक नया चस्का लगा था। वो शाम के समय गांव के कुछ लोगों के साथ चौराहे पर बैठता। अशोक उस दिन भी चौराहे पर गया हुआ था। यह सुनकर सुरेश वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी गहना उसे रोकती है और उसे चाय पीकर जाने को कहती है। चाय की चुस्कियां लेते हुए सुरेश और गहना में बातें शुरू होती है, लेकिन उस दिन गहना के सर पर कामुकता सवार थी। वो बातों ही बातों में सुरेश से कहने लगी, अब देखिए ना सुरेश जी, आस पड़ोस में सभी के बच्चे हैं। उनकी माएँ उनके साथ खेलती, उन्हें नहलाती, अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती। ये तो सारा दिन घर से बाहर ही रहते हैं। ऐसे में अगर मेरे भी बच्चे रहते तो मेरा भी दिल लगा रहता। ये सुनकर सुरेश हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है भाभी, मैं अशोक से इस बारे में ध्यान देने को कहूँगा। गहना अब तक सारी बातें घुमा फिरा कर रही थी, लेकिन अब वो खुलकर सारी बातें कहने लगती है। सुरेश जी, आपके दोस्त पूरे गांव में अपने मूंछों का ताव देते हुए घूमते हैं, लेकिन वह बस बाहर से ही हष्ट पुष्ट है। भीतर से उनकी जवानी खत्म हो चुकी है। सुरेश को भी अब गहना का इशारा समझ आ रहा था, लेकिन शक यकीन में तब बदल जाता है जब गहना सुरेश के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहती है, सुरेश जी, अगर आपसे मैं कुछ मांगू तो आप मुझे दोगे क्या? सुरेश हल्के से अपने हाथों को हटाते हुए कहता है, बिल्कुल भाभी, भाभीियों का तो हक होता है देवरों पर। अब बताएं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? गहना वापस से अपना हाथ सुरेश के हाथ के ऊपर रखते हुए कहती है, सुरेश जी, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक हमारा एक भी बच्चा नहीं हुआ है। अब तो आस पड़ोस में भी बातें बनने लगी है, लेकिन अगर आप मेरी गोद भर देंगे तो उससे मेरा अकेलापन तो दूर हो ही जाएगा। गांव वाले भी आपके दोस्त की मर्दानगी के ऊपर शक नहीं करेंगे। सुरेश को भी गहना शुरुआती दिनों से ही अच्छी लगती थी, लेकिन दोस्त की बीवी होने के नाते वो कभी गहना से कुछ नहीं कह पाया। सुरेश अपनी दोस्ती और भाभी के इरादों के बीच कुछ चुन पाता, इससे पहले ही गहना सुरेश के अंगों को सहलाने लगती है। सुरेश भी अब बेकाबू हो गया था। वो गहना को अपनी गोद में खींच लेता है। गहना की भी जवानी अब फुट फुट कर बाहर आ रही थी। वो सुरेश को नोचने लगती है। सुरेश भी गहना को घोड़ी बनाकर उसके साथ घुड़सवारी करने लगता है और गहना की चोटी को इतने कस के पकड़ता है कि मानो वो घोड़ी की लगाम खींच रहा हो। क्रियाक्रम से सुरेश को भी मजा आता है और गहना को भी संतुष्टि मिलती है। गहना को सुरेश के साथ घुड़सवारी में इतना मजा आने लगता है कि वो रोज सुरेश के साथ संबंध बनाने लगी। जैसे ही अशोक चौराहे पर जाता, सुरेश उनके घर में हल्के से दाखिल होता और गहना की जवानी के ऊपर लगाम लगाता। सुरेश और गहना का ये कार्यक्रम काफी दिनों तक चला, पर दोस्तों, सच्चाई एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। सुरेश और गहना भी रोज की तरह उस दिन भी घुड़सवारी कर रहे थे, लेकिन गहना अपनी जवानी की आग बुझाने में इतना व्यस्त हो गई थी कि वो घर का दरवाज़ा बंद करना ही भूल जाती है। आए दिनों की तरह उस दिन भी अशोक चौराहे पर जा रहा था। अचानक वो अपनी पॉकेट टटोलता है। वो देखता है कि उसका मोबाइल घर पर ही भूल गया है। वो मोबाइल लेने वापस घर की तरफ पहुंचता है और फिर वही घटना घटती है जिसका जिक्र मैंने कहानी के शुरुआत में ही कर दिया था। अशोक भी बदले के आग में सुरेश की बीबी के साथ संबंध बनाता है। इस हादसे को तकरीबन 1 महीने बीत चुके थे।
एक दिन सुरेश एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी अशोक हाथों में शराब लिए नशे की हालत में उसके पास पहुंचता है। वो सुरेश को बड़े प्यार से शराब पीने को देता है। सुरेश को भी लगता है कि उसका दोस्त उसे माफ़ कर दिया है और दोनों दोस्त मिलकर शराब पीने लगते हैं। जब सुरेश को नशा हो जाता है तो अशोक सुरेश से कहता है, सुरेश भाई, मैं जब तेरी बीबी रेखा के साथ घुड़सवारी कर रहा था तो मुझे जो मज़ा आया वो मुझे कभी अपनी बीबी गहना के साथ नहीं आया। देख सुरेश, एक काम कर, आज की रात तुम मेरी बीबी के साथ घुड़सवारी कर रहे, मैं तेरी बीबी की लगाम खींचता हूँ। सुरेश अशोक की बात सुनकर चौंक जाता है, लेकिन सुरेश कुछ बोल पाता इससे पहले ही अशोक उसे धमकी देता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो पंचायत में जाकर सारी बातें उगल देगा। सुरेश को भी गहना के साथ घुड़सवारी किए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। वह अशोक का कहना मान लेता है। सुरेश जब गहना के पास पहुंचता है तो गहना बड़े प्यार से सुरेश के साथ संबंध बना लेती है। लेकिन अशोक जब रेखा के पास पहुंचता है तो रेखा उसे साफ शब्दों में मना कर देती है। नशे की हालत में अशोक रेखा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। रेखा जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाकर घर से भागने लगती है। तभी अशोक भी उसका पीछा करता है। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। अगली सुबह जब पुलिस झाड़ग्राम हाईवे के पास पेट्रोलिंग कर रही थी तो उसे एक लाश मिलती है। वो आसपास के गांव में खबर कर देते हैं। खबर सुनते ही सुरेश वहां भागा भागा पहुंचता है, क्योंकि उसकी पत्नी रेखा भी कल रात से गायब थी। सुरेश जब ध्यान से उस शव को देखता है तो वो रेखा को पहचान जाता है। सुरेश रोते हुए पुलिस को कहता है, साहब, ये मेरी पत्नी है, उस हरामखोर अशोक ने इसे मार दिया होगा। पुलिस सुरेश से सारी बातें कहने को कहता है। सुरेश भी बिना झिझक के सारी बातें पुलिस को कह देता है। सारी घटना सुनने के बाद पुलिस को सुरेश के ऊपर गुस्सा तो आता है, लेकिन पुलिस सबसे पहले केस को सॉल्व करने में जुट जाती है। पुलिस फौरन अशोक के घर पहुंचती है, लेकिन अशोक घर से फरार था। पुलिस उसकी पत्नी गहना से अशोक के बारे में पूछती है। गहना कहती है कि अशोक कल रात से ही घर नहीं पहुंचा है। पुलिस को अशोक पर अब पूरा शक था। हो ना हो रेखा को उसी ने मारा होगा और जंगल में फेंक दिया होगा। पुलिस आसपास के गांव में भी अशोक को ढूंढने लगती है, लेकिन एक सुबह कुछ ऐसा होता है जो पुलिस को दांतों तले चने चबाने को मजबूर कर देता है। पुलिस को उस सुबह उसी जंगल से एक और शव बरामद होता है। पुलिस शव की पुष्टि करने के लिए गांव से सुरेश को बुलवाते हैं। सुरेश शव को देखकर कहता है, अरे ये तो सुरेश है, अब भला इसे किसने मार दिया। ये सब और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था। पुलिस का पूरा शक सुरेश और गहना पर जाता है। शायद उन दोनों ने ही मौका पाते हुए अशोक और रेखा को मार दिया ताकि वो दोनों एक साथ रह सके। पुलिस सुरेश और गहना को पूछताछ के लिए बुलवाते हैं। पुलिस सबों के पास मिले हुए ब्लड से सुरेश और गहना के ब्लड सैंपल को चेक करते हैं, लेकिन वे नाकाम रहते हैं। सुरेश और गहना दोनों के ही ब्लड सैंपल सबों के पास मिले हुए ब्लड सैंपल से मैच नहीं करता है। पुलिस हालांकि अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कातिल को नहीं ढूंढ पा रही थी। पुलिस गांव वालों से भी बात करते हैं, लेकिन उस रात गांव वालों ने भी उन दोनों को नहीं देखा था। केस को अब 3 महीने बीत चुके थे। पुलिस सबूत ना होने के कारण अब हार मान जाती है। वो केस को बंद करने लगती है। पुलिस को लगता है कि अशोक जब रेखा का पीछा कर रहा था तब काफ़ी रात हो रही थी और उस जंगल में जंगली जानवर भी बहुत हैं। शायद जंगली जानवरों ने ही उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया हो और उसकी मौत हो गई हो। पुलिस पूरे 3 महीने बाद केस को बंद कर देती है। दोस्तों, वहीं कुछ लोगों का मानना था कि उस रात रेखा अपनी इज्जत बचाकर सरपंच के पास न्याय मांगने गई थी। तभी अशोक भी उसका पीछा करते हुए सरपंच के पास पहुंच जाता है। सरपंच उन दोनों की सारी बातें सुनता है। उसे डर था कि अगर ये बात फैल जाएगी तो आसपास के गांव में सरपंच की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उसने रेखा को चुपचाप अशोक की बात मानने को कहा, लेकिन रेखा ने सरपंच का अपमान करते हुए उसके मुंह पर थूक दिया और पुलिस में जाने की धमकियां देने लगी। अंत में सरपंच और अशोक ने मिलकर रेखा को मार दिया और लाश को जंगल में फेंक दिया। लेकिन पुलिस जब अशोक को ढूंढ रही थी तो सरपंच सुखीराम को लगा कि शायद उसका पर्दाफाश हो जाएगा और उसकी गद्दी भी उससे छिन जाएगी।
इसलिए उसने अशोक को भी मरवा दिया। साथियों, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो लाते रहते हैं।